हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज एक कैंडिडेट के द्वारा हमें मेल के थ्रू क्वेश्चन पेपर भेजा गया है। बेसिकली लेटेस्ट ही क्वेश्चन पेपर है। तो उसमें जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए थे तो वो सारे हमने आज का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा उसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच सेक्शन ऑफ सीपीयू इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। देखो, जो भी आपके पास कंप्यूटर में मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं तो सीपीयू के अंदर एक कंपोनेंट होता है जो सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के वो काम करता है। तो कौन करता है हमारे पास? एज पर ऑप्शन हमें पता है यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए एल यू यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि हमारे पास ए एल यू एक कंपोनेंट होता है किसके अंदर, सीपीयू के अंदर, जो क्या करता है सारे के सारे हमारे पास अरिथमेटिक या फिर हम क्या बोल देते हैं सर साथ में हमारे पास कौन से लॉजिकल जो भी हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं वो करने का वो काम करता है। अरिथमेटिक आप सभी को पता है, जैसे आप क्या करते हैं किसी वैल्यू को ऐड करते हो या फिर किसी वैल्यू को माइनस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, है ना, मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो वो सारे हमारे अरिथमेटिक आ जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेशंस वही आते हैं जहाँ पे आप किन्हीं दो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हो, है ना। लॉजिक में क्या करते हो, यहाँ पे आप वैल्यू को कंपेयर करोगे। ओके, उसके अलावा जैसे आप अलग अलग लॉजिकल ऑपरेशंस यूटिलाइज करेंगे, जैसे आप एंड यूटिलाइज करोगे, और यूटिलाइज करोगे, है ना, नोर यूटिलाइज करोगे, नैंड आप ऑपरेशन यूटिलाइज करोगे। मतलब जो भी आपके पास लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं आप क्या करते हो, उनको यूटिलाइज करते हो। तो वो कौन चीज़ें हैंडल करता है, वो हमारा लॉजिकल यूनिट हैंडल करता है। तो एज पर ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारे पास, फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो यहाँ पे जैसे और क्या क्या क्वेश्चन हैं, यहाँ पे कौन ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, कंट्रोल यूनिट दे रखा है। तो कंट्रोल यूनिट का मैंने आपको सिंपल यही बताया था कि एक हमारे पास ऐसा कंपोनेंट होता है जो क्या करता है, डायरेक्ट करता है ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। क्या करता है बेसिकली हमारे पास कंट्रोल यूनिट, ये सर हमारे पास करता है डायरेक्ट करने का, डायरेक्ट या फिर कोऑर्डिनेट बोल लो, है ना। ये मल्टीपल क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, या फिर जो आप मल्टीपल बुक्स पढ़ते हैं, कई बुक्स में डायरेक्ट लिखा होता है, कई बुक में लिखा होता है कोऑर्डिनेट करना, है ना, कई बुक्स में लिखा होता है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो क्या करता है किसी काम को ट्रिगर करने का काम करता है ना, ट्रिगरिंग का काम करता है ना। कोई काम आपको करवाना है माइक्रो प्रोसेसर से तो उसको एक ट्रिगर सिग्नल देने का काम कौन करता है, तो वो भी कंट्रोल करता है। तो डिपेंड करता है आप कौन सी वाली बुक पढ़ रहे हैं, तो उसके बिहाफ पे बस उसकी लैंग्वेज क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है ना। तो बस ये लिखा है कि डायरेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, फिर ट्रिगर करता है किस चीज़ को, दी ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन कौन कर रहा है परफॉर्म, हमारा प्रोसेसर, ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। तो ये काम कौन करता है हमारा, तो ये हमारा कंट्रोल यूनिट वो काम करता है। बाकी देखो पोर्ट्स तो आपको सभी को पता है कि हमारे पास फिजिकल या फिर हमारे पास वर्चुअल कुछ इंटरफेस होते हैं जिसकी हेल्प से हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस ऐड करते हैं तो उसको हम पोर्ट बोलते हैं। और मॉनिटर आपको पता ही है हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एम एस एक्सेल 2019 फार्मूला। यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है, क्या दे रखा है, आपको बोला है कि आपने क्या करना है, एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी आपको 1 एंड 1, है ना। तो सबसे पहले अगर आपको एक्सोर ऑपरेशन जब भी या फिर आपको इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सोर का ट्रूथ टेबल। ओके, जैसे मान लेते हैं आपके पास ये वैल्यू आ गई ए, ये आ गई बी, और आपने यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, आपने एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म किया, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो जब आप एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इसका मतलब है क्योंकि आपके पास जब दो वैल्यूज़ होती हैं तो दो वैल्यू से आप कितने पेयर बना सकते हो। तो मैंने बताया था अगर दो वैल्यूज़ हैं तो 2 की पावर 2, तो मतलब कितने पेयर आप बना सकते हो, 4 पेयर बना सकते हो। तो फर्स्ट हमारे पास ये पेयर बन गया, सेकंड हमारे पास 0 1 पेयर बन गया, थर्ड हमारे पास क्या बन जाता है, 1 0 पेयर हमारे पास बन जाता है, और फोर्थ हमारे पास कौन सा बन जाएगा, फोर्थ हमारे पास बन जाएगा सर 1 1, है ना। यही चार हमारे पास क्या बन जाते हैं, पेयर बन जाते हैं। और उनको निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला यही होता है कि उसको आप पावर में निकालो, 2 की पावर में निकाल लो, है ना। तो ऐसे करके आपने क्या किया, एक पेयर करके आपने दो वैल्यूज़ के कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते थे वो आपने यहाँ पे निकाल लिया। अब क्या होता है जब आप एक्सोर ऑपरेटर पढ़ते हो या फिर एक्सोर के बारे में पढ़ते हो तो एक्सोर क्या बोलता है बेसिकली, ये बोलता है कि मैं क्या करूँगा जब भी आप एक तरीके से जब भी आप क्या करोगे मुझे एक जैसी वैल्यू देंगे, मतलब या तो दोनों वैल्यूज़ में क्या होगा आपके पास, अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं थोड़ा, या तो दोनों वैल्यू अगर आपकी ज़ीरो होंगी या तो आपकी दोनों वैल्यू 1 होंगी। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पे दोनों हमारे पास इनपुट्स, इनपुट कौन कौन सी हमारे पास, इनपुट हमारे पास ए है और इनपुट हमारे पास क्या है, बी है। तो जब भी दोनों इनपुट्स हमारी एक जैसी होंगी, सिमिलर होंगी, तो उस टाइम पे मैं आपको आउटपुट क्या दूंगा, उस टाइम पे मैं आपको आउटपुट दूंगा फॉल्स। ओके, फॉल्स इन द सेंस वहाँ पे आउटपुट क्या देगा, वो ज़ीरो आपको आउटपुट देगा। जैसे आप गेट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ बताई जाती है कि जब भी
एंड या फिर दो इनपुट्स की वैल्यू अगर आपकी ज़ीरो होती है तो एक्सोर ऑपरेटर में जब आप एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे वैल्यू कितनी आती है, वो ज़ीरो आती है। और वही आप सिमिलर यही चीज़ करते हैं कि जब एक्सोर में दोनों इनपुट्स को अगर आप वन भेजते हो, मतलब एक सिग्नल इकट्ठा भेजते हो, वन सिग्नल, तब भी आपके आउटपुट में कितनी आती है, ज़ीरो आपकी वैल्यू आती है। इसके अलावा दो केस क्या बच जाते हैं जहाँ पे हमारे पास दोनों में से कोई एक वैल्यू, चाहे ए की वैल्यू चाहे बी की वैल्यू, मतलब दोनों वैल्यू अगर अलग अलग हैं तो उस टाइम पे आउटपुट क्या देता है हमें, वो वन आउटपुट देता है। तो ऐसे करके जो आपका एक्सोर का ट्रुथ टेबल होता है, ऐसे करके वो बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में दिया था आपको एक्सोर आप यूज़ कर रहे हो एक्सेल के अंदर, आप यहाँ पे याद रखेंगे आप एक्सेल के अंदर इसको यूज़ कर रहे हो। एक्सेल में बोला गया है कि आपके एक्सोर के अंदर दो क्या है, जो वैल्यूज़ हैं वो वन वन है। तो वन वन क्या होता है, देखो यहाँ पे वन वन क्या है सर, वन वन के टाइम पे हमारे पास आउटपुट कितनी आएगी, हमारे पास ज़ीरो आउटपुट आएगी। और ज़ीरो का मतलब क्या होता है हमारे पास, फॉल्स। आपने याद रखना है, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बस समझाई है कि जब भी आप एक्सेल में बात करते हो एक्सओर ऑपरेशन की, तो एक्सेल हमेशा ट्रू रिटर्न करता है जब हम एक की बात करते हैं, और ये रिटर्न करता है फॉल्स। ओके, फॉल्स का मतलब क्या होता है, ज़ीरो। तो यहाँ पे देखो जब हमने वन वन का एक्सओर निकाला तो हमें आउटपुट में कितना मिला, वन मिला। तो जब ये फॉर्मूला चलेगा तो सेल के अंदर क्या आएगा, जहाँ पे भी हमने इसको यूज़ किया होगा इस फॉर्मूला को, जिस सेल के अंदर, तो वहाँ पे उसकी आउटपुट कितनी आ जाएगी, यहाँ पे लिख के आ जाएगा फॉल्स। ऐसे करके जो आपका एक्सओर ऑपरेशन होता है वो एक्सेल में काम करता है ना। बस सिंपल सा मतलब है, फॉल्स जैसे आप ज़ीरो बोलते हो, पर एक्सेल क्या करता है, एक्सेल उसको ज़ीरो नहीं लिखता है, वो हमेशा क्या करता है, टेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करता है। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास एक्सेल होते हैं, एक्सेल के लॉजिकल फंक्शन है, इसको आप ऐसे नोट कर सकते हो कि सर जो हमारे पास एक्सेल होता है, एक्सेल आप सभी को पता है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एक्सेल में जो आपके पास बुलियन आउटपुट्स आती हैं, है ना, बुलियन आउटपुट्स आपको सभी को लगी कि क्या बता, बुलियन आउटपुट्स क्या हो सकती हैं, या तो कोई चीज़ हमारे पास ज़ीरो हो सकती है या तो कोई चीज़ हमारे पास वन हो सकती है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, ट्रू या फॉल्स बोल देते हैं। तो जो भी हमारे पास बुलियन आउटपुट्स होती हैं, है ना, बेसिकली लॉजिकल फंक्शन में बुलियन आउटपुट्स फॉर एक्सेल, एक्सेल्स लॉजिकल फंक्शन, है ना। लॉजिकल फंक्शन ऐसे एंड, एक्सोर, नैंड, कुछ भी हो सकता है, लॉजिकल फंक्शंस। तो इसके लिए आपने हमेशा याद रखना है कि ये हमें हमेशा रिटर्न करता है, रिटर्न ओनली, या तो वो ट्रू देगा या तो वो फॉल्स देगा, या तो वो क्या देगा, हमें ट्रू देगा, या तो वो हमें क्या देगा, आउटपुट में फॉल्स रिटर्न करेगा। और ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास, टेक्स्ट वैल्यूज़ होती हैं, है ना। न्यूमेरिक वैल्यू नहीं देता है ये, हमें क्या देता है, हमेशा टेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करके देता है। तो इस पॉइंट को क्या करना है, आपने अच्छे ढंग से कॉपी पे नोट करके लिख लेना है कि छोटा पॉइंट है पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। तो एज पर ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सेकंड आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू मूव द कर्सर टू द फर्स्ट सेल ऑफ द शीट इन एन ओपन ऑफिस कैल्क। यहाँ पे बात करिए, जैसे यहाँ पे ओपन ऑफिस का अपना स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसका नाम कैल्क होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा एमएस ऑफिस का, और हमने पहले भी डिस्कस किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अपना स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है एक्सेल। पर यहाँ पे इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नहीं पूछा है, यहाँ पे इन्होंने ओपन ऑफिस का पूछ लिया। तो ओपन ऑफिस में आपको क्या करना है, ऐसी कौन सी शॉर्टकट कमांड आप यूज़ करेंगे जिससे आप क्या करोगे, मूव द कर्सर टू द फर्स्ट सेल ऑफ द शीट। बेसिकली आपका फंडा क्या है, आपको कहाँ पे लेके जाना है, मान लेते हैं आप यहाँ पे एक्सेल की आपकी ये शीट आ गई, सपोज कर लेते हैं आपकी ये आ गई एक्सेल की शीट। आप अभी करंटली कहाँ पे हैं, मान लेते हैं आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा रेड से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि देखने में आसानी रहे। यहाँ पे आप इस जगह पे आप काम कर रहे हो, है ना, तो इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए, है ना, क्योंकि जब भी जिस सेल के ऊपर हम काम करते हैं वो थोड़ा क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है ना। तो यहाँ पे अभी मैं क्या हूँ, करंटली मैं यहाँ पे हूँ, पर मुझे कहाँ जाना है, मुझे जाना है फर्स्ट वाले सेल के ऊपर, है ना। मुझे कहाँ पे जाना है, फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल कहाँ पे, मेरी शीट का फर्स्ट सेल कहाँ पे है, देखो ये है नंबर वन वाला। मुझे यहाँ पे जाना है, नंबर वन वाली शीट के ऊपर जाना है। तो यहाँ से मुझे डायरेक्टली यहाँ पे जंप करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड है जिसका हम यूज़ करते हैं, तो मैंने वैसे आपको पहले भी बताया हुआ है पर जस्ट यहाँ पे फिर से बता देता हूँ क्या, कौन सी यूज़ करते हैं हम,
कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट कमांड क्या करती है, जिस भी सेल के ऊपर अगर हम करंटली हैं, वहाँ से हम कहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ से हम हमारे फर्स्ट सेल ऑफ द शीट कि हमारी जो शीट होती है एक्सेल की, उसकी स्टार्टिंग जो एक तरीके से सेल होता है, वहाँ पे हम चले जाते हैं। या फिर स्टार्टिंग सेल को ही कई बार क्या लिखा होता है, A1 लिखा होता है। बस आपने ये याद रखना है। कल को मान लो मैंने आपको यही क्वेश्चन पूछ लिया, पर यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट सेल नहीं लिखा, मैंने लिखा सिर्फ मूव द कर्सर टू A1 सेल। A1 सेल, तो A1 सेल भी कौन होता है आपका, स्टार्टिंग सेल होता है। देखो क्वेश्चन घुमाने के लिए बस सिंपल टर्म बदलनी होती है, आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका मतलब है एज पर जो इसने डिमांड की है, तो इसमें क्या बन जाएगा, आपका सेकंड आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इनको आपने क्या करना है, नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो होम का मैंने आपको बताया ही था। होम क्या करता है, होम बेसिकली आपकी कर्सर को फर्स्ट सेल ऑफ द करंट रो में लेके चला जाता है ना। वैसे मान लेते हैं अगर आपने सिंपल होम प्रेस किया होता है, तो होम प्रेस करने के टाइम पे क्या होता, आप कहाँ पे चले जाते, आप यहाँ पे चले जाते। जो यहाँ पे मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, थोड़ा डार्क ब्लू। ओके, तो जब आपने होम यूज़ किया होता, होम यूज़ किया होता, इसको मैं थोड़ा वैसे बता देता हूँ आपको। जब आपने होम यूज़ किया होता तो आप यहाँ पे चले जाते, इस वाले मतलब जो आपकी करंट रो है, करंट रो की जो स्टार्टिंग वाला एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस कौन सा है यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे कैसे चले जाते हैं, जब आप सिंपल होम की यूज़ करते, जब आप कंट्रोल प्लस होम यूज़ करते तब आप फर्स्ट पे चले जाते, कहाँ पे, शीट के फर्स्ट नंबर पे चले जाते। पर जब आप सिंपल होम यूज़ करते तो आप कहाँ पे चले जाते, आप चले जाते स्टार्टिंग रो में, है ना, स्टार्टिंग रो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो स्टार्टिंग कॉलम ऑफ द रो, स्टार्टिंग कॉलम ऑफ द सिलेक्टेड रो, है, इसको आप ऐसे कर लेना, स्टार्टिंग कॉलम ऑफ द सिलेक्टेड रो, कि जिस रो या फिर जिस सेल में आप काम कर रहे हो उसके स्टार्टिंग कॉलम में आप चले जाते हैं ना। तो स्टार्टिंग कॉलम कौन सा है, जिसको मैंने डार्क यहाँ पे ब्लू कर दिया है, तो यहाँ पे आप चले जाते हैं। तो ऐसे करके क्या होता है, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने इनको नोट करना होता है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, अल्टरनेटली रेफर टू ऑक्सिलरी स्टोरेज एंड फिल इन द ब्लैंक नॉन वॉलेटाइल डिवाइस। बेसिकली यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल डिवाइस है दैट होल्ड डाटा अंटिल इट डिलीटेड और ओवर रिटन। बेसिकली जब आप उसका डाटा डिलीट नहीं करते हो या फिर डाटा को आप ओवरराइट नहीं करते हो, तो ऐसी कौन सी ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, और ऑक्सिलरी कौन सी मेमोरीज होती है हमारी, सेकेंडरी मेमोरीज। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सेकेंडरी मेमोरीज को हम और किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी हम बोलते हैं। तो एज पर ऑप्शन आपका कौन सा राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पे, सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ पे डिवाइसेस राइट आंसर बन जाएगा। ओके, देखो वही क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछ लिया हुआ है। मुझे लगा यहाँ पे ऑप्शन में मतलब मेमोरीज के नाम दिए होंगे, हार्ड डिस्क दिया होगा, रैम, कैशे, ऐसे करके ऑप्शन दिए होंगे, पर यहाँ पे सिंपल वही क्वेश्चन पूछा है जो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अल्टरनेटिव यही बोलता है कि हम जो ऑक्सिलरी मेमोरीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी हम बोल देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ए पैरिटी बिट, कि जो हम पैरिटी बिट का यूज़ करते हैं इसका हम यूज़ क्यों करते हैं। तो देखो जब आप नेटवर्किंग वगैरह का भी पढ़ेंगे ना, तो नेटवर्किंग में भी आप ये चीज़ पढ़ते हैं कि जब आप डाटा भेजते हो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, तो उसमें क्या होता है, कई बार कोई डाटा होता है वो मतलब कोई हैकर होता है बीच में, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन, या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आपको जो इन्फॉर्मेशन होती है वो चेंज हो जाती है। मान लेते हैं आपने भेजना था नंबर 10, पर वो अगर एक आधी बिट आगे पीछे चली गई या फिर एक आधी इन्फॉर्मेशन मिस होगी, तो वो डाटा क्या हो जाता है, एक तरीके से पूरा चेंज हो जाता है ना। तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए, मतलब एरर्स को ढूंढने के लिए किस चीज़ का यूज सहारा लिया गया, पैरिटी बिट का सहारा लिया गया। तो आपने हमेशा याद रखना है, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट एरर्स। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। है ना, बस ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास पैरिटी बिट होती है, एक एक्स्ट्रा बिट होती है जो ऐड की जाती है किसमें, स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी कोड में, किसके लिए, टू इंश्योर दैट टोटल नंबर ऑफ 1 बिट्स इन द स्ट्रिंग इज आइदर इवन एंड ऑड। ओके, ये सबसे सिंपल मैकेनिज्म होता है एरर ढूंढने का जब आप डाटा ट्रांसमिशन करते हो, है ना। अगर आपको नॉर्मल सा एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, तो एग्जांपल हम ले लेते हैं सिंपल सा, ताकि आपको और क्लैरिफाई हो जाए। जैसे मान लेते हैं आपका आ गया कंप्यूटर,
और ये आ गया आपके दोस्त का कंप्यूटर, है ना। आपने क्या किया, आपने अपने साइड से हाय मैसेज भेजा आपके दोस्त को, और हाय आपको पता है कैसे जाएगा, बाइनरी के फॉर्म में ही जाएगा, है ना। तो बाइनरी के फॉर्म में ये मैसेज आएगा, तो मान लेते हैं ऐसे गया 0 1 1 1 1 0 1 0, ऐसे करके वो मैसेज गया। और हमने क्या किया लास्ट में, बेसिकली हमने एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर दी। कौन सी बिट ऐड कर दी, हमने एक पैरिटी बिट ऐड कर दी। ओके, और पैरिटी बिट मैंने कौन सी ऐड कर दी, पैरिटी बिट मैंने ऐड कर दी, सपोज कर लेते हैं मैंने एक बिट ऐड कर दिया जो क्या बताने का काम करेगा कि जो आपका डाटा है वो इवन है कि ओड है। मान लेते हैं जो मेरा पैरिटी बिट वाला था लास्ट का सेक्शन, पैरिटी बिट, मैंने इसको बोल दिया कि अगर मैं पैरिटी बिट ज़ीरो यहाँ पे लिख दूंगा, इस जगह पे अगर मैं ज़ीरो लिखूंगा पैरिटी बिट वाले में, है ना, तो वहाँ पे ज़ीरो का मतलब क्या होगा कि जो मेरे वंस होंगे, है ना, जो मेरे यहाँ में डाटा मैं भेज रहा हूँ इसमें जो वंस होंगे वो खुद कितने होंगे, ये मेरे इवन नंबर ऑफ होंगे, मतलब जो उनकी काउंटिंग होगी वो मेरी इवन होगी। तो वैसे मैंने बोल दिया जो मेरा, अगर मैंने पैरिटी बिट 1 सेट किया है तो इसमें मैं बोल दूंगा जो मेरे पास वंस की काउंटिंग आएगी वो कितनी आएगी, मेरे पास ओड यहाँ पे काउंटिंग आएगी। अब इसी एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखो वन कितने हैं, तो वन देखो यहाँ पे एक बार है, दो बार है, तीन बार है, चार बार है, और यहाँ पे पांच बार है। तो मतलब ये कौन सा नंबर बन गया, ओड नंबर बन गया। तो ओड नंबर बन गया, तो पैरिटी बिट में मैंने क्या बोला, मैं पैरिटी बिट में वन तब मतलब ऐड करूँगा जब मेरे पास जो वन की संख्या है, एक की जो संख्या है वो मेरे पास अगर ओड आएगी, तो यहाँ पे मैं कितना सेट कर दूंगा, यहाँ पे मैं वन सेट कर दूंगा। और अब इस टाइम पे मैं क्या करूँगा, ये जो मैसेज है ये मैसेज मैं क्या करूँगा, आपके जो फ्रेंड है या फिर मान लेते हैं ये आ गया अमन, अमन ने मैसेज भेज दिया मान लेते हैं रूपाली को, है ना, रूपाली को यहाँ पे मैसेज भेज दिया। तो अमन ने क्या किया, अमन के एंड पे क्या हुआ, बेसिकली मैसेज के साथ पैरिटी बिट को भेज दिया गया। तो जैसे वो नेटवर्क के ऊपर गया, है ना, नेटवर्क के ऊपर वो डाटा गया, तो इस टाइम पे क्या हुआ कि किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर कुछ भी हो सकता है ना, जैसे मान लेते हैं कि कोई बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी जो भेज रहे थे, चाहे वायर्ड थी चाहे वायरलेस थी, उसमें कोई ना कोई एक दिक्कत आ गई। तो जैसे दिक्कत आई, तो जैसे अमन ने मैसेज हाई भेजा था, तो वो मैसेज जब रूपाली के पास पहुंचा तो वो मैसेज किस में कन्वर्ट हो गया, जैसे मान लेते हैं अमन के पास फाइव क्या थे, यहाँ पे वन थे, तो यहाँ पे अमन के मतलब रूपाली के पास पहुंचते वो सिर्फ कितने रहेगी आपके पास, चार ही वहाँ पे क्या रहेगी आपके पास, जो वंस थे वो चार ही रह गए। पर जब पैरिटी बिट में इसको चेक किया गया तो पैरिटी बिट में कितना सेट था, यहाँ पे वन। तो जब यहाँ पे वन था और अगर आपके पास जो एक है मतलब वन है वो कितना आ रहा है आपके पास, इवन आ रहा है, तो इसका मतलब है ये मैसेज क्या है, गलत मैसेज है, कि जो अमन ने एक्चुअल में मैसेज भेजा था वो इस मैसेज से मैच नहीं कर रहा है। वो कैसे लगता है पता, वो पता लगता है, रूपाली को पता लगा कि जो पैरिटी बिट थी वो कितनी थी, हमारी वन थी। अगर पैरिटी ज़ीरो होती तब तो ये मैसेज ठीक था, ये मैसेज मेरे लिए था। पर अगर यहाँ पे पैरिटी बिट वन है और यहाँ पे ओड नंबर ऑफ वंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वन कितने हैं मेरे पास, चार ही बच्चे हैं, तो चार कौन सा नंबर होता है, इवन नंबर होता है। इसी वजह से उसको लग गया पता कि ये मैसेज मेरे काम का नहीं है, या फिर ये मैसेज में क्या हो गया है, कोई ना कोई एरर आ गया है। तो इसके बाद क्या होता है, जो रूपाली का कंप्यूटर होता है या फिर रूपाली का जो सिस्टम होता है वो फिर से क्या करता है, इसको बोलता है, रिक्वेस्ट भेजता है इसको सिस्टम को कि आप जो आपने मुझे पहले मैसेज भेजा था आप उसी मैसेज को मुझे वापस भेजो। तो जैसे वो मैसेज सिमिलर मैसेज मतलब वही मैसेज, कोई भी उसमें फेरबदल नहीं है, तो 1 1 1 1 0 1 0, है ना, और इसके लास्ट में कितना आ गया, पैरिटी बिट मेरी वन आ गई। तो जब ये मैसेज रूपाली के पास पहुंचा उसने चेक कर लिया, अच्छा यहाँ पे ऑड नंबर के लिए सेट किया है पैरिटी बिट को, तो यहाँ पे मेरे पास नंबर कितने हैं, वंस कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, तो यहाँ पे भी पाँच बिट्स हैं, मतलब ये ऑड ही है, तो इसका मतलब है ये मैसेज मेरे लिए होगा। तो लास्ट में कंप्यूटर मतलब रूपाली के सिस्टम पे क्या आ जाएगा, डिस्प्ले होके हाई वहाँ पे डिस्प्ले होके आ जाएगा। मतलब जो भी एक्चुअल में, ये तो सिंपल से मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ, पर जो एक्चुअल में हाई होता है, आई होता है, वो काफ़ी बिट्स कंज्यूम करते हैं। बस ये सिंपल आपको एग्जांपल बताने के लिए कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं और पैरिटी बिट कैसे काम मतलब कैसे आपको एरर को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसका एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल था। ये सारी चीज़ें आप तब पढ़ते हैं जब आप नेटवर्किंग के बारे में पढ़ते हैं, है ना। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक लेट्स यू क्रिएट अ बैच ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर पर्सनलाइज्ड फॉर ईच रेसिपिएंट इन MS Word 2019।
ओके, तो एज पर अगर हम ऑप्शन देख लेते हैं तो कौन सा बन जाएगा यहाँ पे राइट आंसर आपके पास, मेल मर्ज आपके पास राइट आंसर बन जाएगा, है ना। बेसिकली मैंने वही चीज़ बताई थी, जब आपको क्या करना है, एक कॉमन मैसेज अगर आपको मल्टीपल लोगों को भेजना है तो उसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं, मेल मर्ज का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका फर्स्ट, यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बाकी ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि आपके पास मेल मर्ज होता है ना, ये हमें कहाँ पे मिलता है सर, हमारे पास मेलिंग टैब होती है, मेलिंग टैब होती है, वहाँ पे हमारे पास एक मेल ग्रुप आता है। अगर हम बात कर लेते हैं, एक मेल ग्रुप करके आता है हमारे पास, तो मेल ग्रुप के अंदर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। उन्हीं में से एक ऑप्शन होता है किस चीज़ का, मेल मर्ज का, या फिर आपको क्या करना है, क्रिएट करना है या फिर स्टार्ट करना है ना। बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑप्शन आता है हमारे पास कौन सा, मेल मर्ज करने का ऑप्शन। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं तब आपको क्लैरिफाई होती हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम बेस्ड ऑन अ डेबियन डिस्ट्रीब्यूशन विच इंक्लूड उबंटू यूज एन एपीटी एंड द फॉलोइंग कमांड टू ऑटोमेटिकली रीड डिपेंडेंसीज फाइल एंड द डाउनलोड द पैकेजेस नीड बिफोर प्रोसीडिंग विद द इंस्टॉलेशन। तो इसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं, हम इसके लिए एपीटी गेट कमांड का सहारा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपने का कौन सा बन जाएगा, फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, जो भी आपके पास, क्योंकि देखो डेबियन क्या है, जब आप लिनक्स पढ़ते हो तो लिनक्स ही एक डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है, कौन सा, डेबियन। ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि जब हमारे पास लिनक्स था, लिनक्स कैसा सॉफ्टवेयर, हमारे पास एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब कोई भी पर्सन है उसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि जो हमारे पास क्या बोलते हैं साइंटिस्ट थे, कौन सा नाम है उनका, लिनस टॉरवाल्ड। तो उन्होंने ये बोला था कि मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ और ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा फ्री एंड ओपन सोर्स, कि मतलब कोई भी पर्सन है मेरे कोड को देख सकता है, उसमें अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो ये फीचर उन्होंने क्या बोला था कि मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में रहेंगे। और उन्होंने बोला कि जो भी अपना कोई अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे, मतलब मेरे कोड को चेंज करके अपना कोई अलग से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना कोई सिस्टम बनाएंगे, तो उसको आप अपना नाम दे सकते हो। तो वैसे ही लिनक्स की अब बड़ी सारी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बनी, तो उन्हीं में से एक डिस्ट्रीब्यूशन हमारी क्या बन जाती है, डेबियन बन जाती है। उसमें ये लिखा है कि विच इंक्लूड उबंटू यूज़ एपीटी एंड द फॉलोइंग कमांड। बेसिकली उसमें जो डेबियन की डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमारे पास उबंटू वगैरह भी पढ़ते हैं, है ना। उबंटू भी हमें पता है क्या टाइप ऑफ लिनक्स ही है। तो उसमें हम कौन सी ऐसी कमांड यूज़ करते हैं जो ऑटोमेटिकली क्या करता है, रीड करता है सारी की सारी डिपेंडेंसीज फाइल एंड द डाउनलोड द पैकेजेस नीड बिफोर द प्रोसीडिंग विद इंस्टॉलेशन। ओके, बेसिकली जब आपको इंस्टॉल करना है या फिर कोई भी चीज़ है, अगर आपको मान लेते हैं आपके सिस्टम में कोई फाइल्स नहीं है ना, फाइल्स डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, जैसे मुझे कोई चीज़ चलानी है तो उसको चलाने के लिए मुझे किसी फ़ाइल की रिक्वायरमेंट चाहिए बाहर से। तो जब तक मैं किसी चीज़ को चलाने के लिए उस फाइल को अपने सिस्टम के अंदर ऐड नहीं करूँगा, तब तक वो मेरा प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, है ना। तो उस चीज़ को चलाने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं, ताकि जो भी डिपेंडेंसीज होती हैं उसको देखा जा सके, या फिर कोई भी अगर अपडेट्स आए हैं मेरे सिस्टम में उसको चेक करने के लिए, तब भी हम क्या करते हैं, एपीटी गेट कमांड का हम यूज़ करते हैं। तो इसको आपने याद रखना है कि हमारे पास स्टैंडर्ड कमांड लाइन टूल होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हैंडल करते हैं पैकेजेस में। ओके, तो जो भी हमारे पास लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो उबंटू है, चाहे वो आपके पास डेबियन है, उसमें क्या करना है, जब आपको जो हमारे पास पैकेजेस होते हैं, तो पैकेजेस को हैंडल करना है, या फिर सिंपल आप नोट कर सकते हो, आपको क्या करना है, हैंडलिंग करनी है किस चीज़ की, अलग अलग जो हमारे पास पैकेजेस होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं जो पैकेजेस होते हैं, उसको आप क्या कर सकते हो, इस कमांड के थ्रू क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। तो आपने ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपने नोट करनी होती है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फिल इन द ब्लैंक इज एन ऑप्टिकल स्कैनर विच मेक यूज़ ऑफ अ फ्लैट सरफेस फॉर स्कैनिंग डॉक्यूमेंट। देखो स्कैनिंग डॉक्यूमेंट के लिए एक फ्लैट सरफेस कौन देता है, जैसे आप देखते हो, जैसे आप बाहर जाते हो कहीं शॉप में, तो आप देखते हो कि जो शॉपकीपर होता है उसके पास एक मशीन होती है, फ्लैट कलर की मशीन होती है, एक प्रिंटर होता है बेसिकली एक फ्लैट कलर का, जहाँ पे आप क्या करते हो, जहाँ से उसको बोलते हो कि आप मेरे पास मेरा 10th का सर्टिफिकेट है, वो क्या करता है, आपके 10th के सर्टिफिकेट को यहाँ पे रखता है, उसके बाद इस ढक्कन को बंद करता है, देन अपने कंप्यूटर में क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट को मान लेते हैं यहाँ पे अटैच है इसके साथ, कंप्यूटर के साथ, तो डॉक्यूमेंट में वो क्या करता है, उसको स्कैन करता है। तो जैसे स्कैन करता है, स्कैन होने के बाद उसी के कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपका 10th का सर्टिफिकेट वहाँ पे आ जाता है ना। तो ये जो ऑप्टिकल स्कैनर होता है, जो फ्लैट सरफेस के ऊपर काम करता है, तो उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो किस
किसका एग्जाम्पल है सर? वो हमारे पास स्कैनर का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी आपका राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि वो फ्लैट है तो ऑब्वियसली फ्लैट बेड स्कैनर क्या बन जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर आपका बन जाएगा। The next question है, in biometric system during enrollment or verification of a user each fingerprint is analyzed for a very specific feature called। बेसिकली जब आपने बायोमेट्रिक मशीन्स यूज़ की होंगी तो आपको पता है जैसे आप अपनी फिंगर रखते हो, है ना, तो फिंगर की वो क्या चीज़ें हैं जिसको वो मेज़र करता है ना। जैसे मान लेते हैं आपकी अंगूठा आ गया, है ना, तो उस अंगूठे में क्या होता है आपको पता है, अलग अलग ऐसे करके लाइंस लगी होती हैं, है ना, क्या होती हैं, ऐसे करके लाइंस लगी होती हैं। तो उसी चीज़ को जो एनालाइज किया जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बोला जाता है मिनुटाई, है ना। तो उसको अपने यहाँ रखना है, इसको क्या बोलते हैं, मिनिश या फिर मिनुटाई के बार बोलते हैं। कोई पर्सन इसको मिनुटाई बोलते हैं, कई इसको मिनिश बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। जैसे आप मोबाइल में भी करते हो ना, अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करते हो, तो उस टाइम पे भी कौन सी प्रोसेस हो रही होती है, मिनिश प्रोसेस हो, मतलब एक्चुअल में हो रही होती है। अब यहाँ पे बस वही आगे नोट करना होगा कि मिनिश होता है क्या, तो आप सिंपल इसको ऐसे नोट कर सकते हो। इसको मैं लिखवा देता हूँ आपको कि सर मिनिश ये करता है, ये स्पेसिफाई करता है द स्पेसिफिक पॉइंट। स्पेसिफिक पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं कि जो आपके पास जो आपकी फिंगर्स, जो आपकी इम्प्रेशंस हैं वो कहाँ पे उठे हैं, कहाँ पे वो किसके फिंगरप्रिंट के साथ वो लिंक हैं, है ना, मतलब जो आपकी लाइंस है वो कौन सी लाइन कहाँ पे जुड़ी है। तो वो सारी चीज़ें क्या करता है, एक तरीके से उसको एनालाइज करता है। तो उसको आप लिखना हो तो ऐसे लोड कर सकते हो कि सर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं हमारे इंप्रेशन के ऊपर, जो भी उंगलियां होती हैं उसमें क्या होता है, या तो हमारे पास रिजेस होती हैं, इसके अलावा रिजेस की अगर हम एंडिंग बोल देते हैं कि वो कहाँ पे स्टार्ट है कहाँ पे वो ख़त्म है। इसके अलावा हम बोल देते हैं कि उसकी बाइफिरिकेशंस हैं, है ना, कि वो उसको कहाँ कहाँ पे बाइफिरिकेट हुआ है वो फिंगर का इंप्रेशन, है ना, बाइफिरिकेशंस हम उसको बोल देते हैं। इसको भी आप नोट कर सकते हो कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे फिंगर में जो हमें क्या करता है, जिसकी हेल्प से हम यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, है ना, यूनिकली क्या हो जाते हैं, आइडेंटिफाई। ओके, आइडेंटिफाई आपकी क्या हो जाएगी, फिंगरप्रिंट। बस इसको आप नोट कर लेना, एक छोटा सा नोट बना के कि हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास मिनीश एक स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जो हमारे पास जो हमारी थंब इंप्रेशन होता है। इसमें एग्जांपल बता ही दिया था। जैसे मान लेते हैं आपका ये अंगूठा आ गया, तो उस अंगूठे में यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे लाइन लगी होती हैं, है ना, उसमें ये लाइन कुछ ऐसी गई होती है ना, कुछ मतलब अलग अलग कुछ पैटर्न्स होते हैं अलग अलग करके। इन्हीं पैटर्न को क्या किया जाता है, कंप्यूटर में सेव किया जाता है। वही चीज़ बोली है कि उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो एक स्पेसिफिक फीचर आपके अंगूठे के उसको कैप्चर करता है, तो उसको मिनिश फीचर हम बोलते हैं। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फ्लोइंग कम्युनिकेशन मोड सपोर्ट टू वे ट्रैफिक बट ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम। बेसिकली यहाँ पे बात की है कि जैसे आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट करवा रहे हो दो सिस्टम को। तो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो सकता है ना, पर उस टाइम पे हो क्या रहा है, जब भी आप मैसेज दोनों साइड पे भेज सकते हो, पर एक टाइम पे, क्योंकि देखो अगर आपके पास एक ही रास्ता है, सिंगल रास्ता ही है, तो आपको पता ही है सिंगल रोड है, जैसे हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक ही सिंगल रोड है ना, तो अगर उसी सिंगल रोड को आपको पार करना है तो एक टाइम पे एक ही बंदा क्या करेगा, उसको पार करेगा। तो बस वैसे ही होता है, हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें क्या होता है, आप दोनों मतलब उसके ऊपर काम कर सकते हो, मतलब टू वे ट्रैफिक के ऊपर आप काम तो कर सकते हो, पर एक टाइम पे एक ही पर्सन को क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेशन भेजनी पड़ती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं वॉकी टॉकी का, है ना, क्योंकि वॉकी टॉकी का पता नहीं कितनी बार एग्जांपल आया हुआ कि हमारे पास जो वॉकी टॉकी होती है वो किसका एग्जांपल आ जाता है, तो वो हमारे पास सर एक तरीके से हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल आ जाता है। और वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है कि एक ऐसी कम्युनिकेशन जहाँ पे आप दोनों पर्सन तो बात कर सकते हो, पर एक टाइम पे एक ही पर्सन क्या करता है, बात करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम वॉकी टॉकी की, जैसे पुलिस वालों के पास होती है ना वॉकी टॉकी, तो वो बोलते हैं कि मतलब ऐसे करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी होती है तो बोलते हैं कि मतलब दिस इज़ मतलब जो भी एक्स वाई जेड पर्सन एंड जो भी आगे पर्सन है, तो आप काइंडली इसको आगे होल्ड कर लीजिए, इतना उसका बाइक नंबर है। फिर लास्ट में वो अपना एक कमांड, मतलब एक तरीके से एक कीवर्ड बोलता है, क्या बोलता है, ओवर एंड आउट,
है ना। तो ओवर एंड आउट बोलने का मतलब क्या होता है, ताकि जो रिसीवर होता है, जो दूसरा पुलिस वाला जो उसको सुन रहा होता है, उसको लग जाए पता है कि उसने अपनी बात ख़त्म कर दी, ताकि दूसरे पर्सन को अगर अपनी बात करनी है तब वो वहाँ से अपनी बात कंटिन्यू कर सकता है उसके बाद। अगर दोनों एक टाइम पे स्टार्ट कर देंगे बात करने, तो दोनों के दोनों ही एक दूसरे को मैसेज नहीं भेज पाएंगे। तो इस टाइप की जो कम्युनिकेशन होती है इसको बोलते हैं हम हाफ डुप्लेक्स। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका फर्स्ट राइट आंसर। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक इज अ सरफेस माउंट आईसी पैकेज विद गल वाइंड लीकेज ऑन ऑल फोर साइड ऑफ द पैकेज बॉडी। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं थिन क्वाड फ्लैट पैक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, बी आपके पास यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ओके, क्योंकि आपके पास सिंपल एक आईसी पैकेज की बात की है, जहाँ पे क्या है, विंग लेड ऑन ऑल द फ्लोर साइड, है ना। जो विंग्स है उसके, वो सारे जो फ्लोर के साइड्स होते हैं उसके साथ क्या होते हैं, बेसिकली पूरी की पूरी तरह पैक्ड किए जाते हैं। तो वो पैक किस टाइप की होती है पैकिंग, वो थिन क्वाड पैकिंग होती है। और इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हो, एग्जाम में ना ऐसे लिखा होता है TQFP, है ना। तो आपने उस टाइम पे इसका राइट आंसर टिक करना है। The next question, fill in the blanks, topology on a multiple point connection and a non-robust technology because if the backbone fail the topology crashes। तो ऐसी कौन सी टोपोलॉजी होती है जो मल्टी पॉइंट कनेक्शन के ऊपर काम करती है, प्लस वो नॉन रोबस्ट टोपोलॉजी होती है बिकॉज इफ़ द बैकबोन फेल द टोपोलॉजी क्रैशेस। तो वो कौन सी बन जाती है हमारे पास, बस टोपोलॉजी हमारे पास बन जाती है ना। क्योंकि बस टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी हमारी कुछ इस टाइप की होती है। एक सिंगल हमारे पास क्या होती है, केबल होती है। सिंगल केबल का हम यूज़ करते हैं। और जो यहाँ पे लास्ट जो दोनों पॉइंट्स आते हैं, जो ये वाले पॉइंट आते हैं, इनको हम बोल देते हैं टर्मिनेटर्स। टर्मिनेटर, और टर्मिनेटर को हम कई बार क्या लिखा होता है बुक्स में, एंड पॉइंट्स। ये क्या होते हैं, एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट यहाँ पे और दूसरा एंड पॉइंट यहाँ पे, टर्मिनेटर। और इसी को हम क्या बोल देते हैं, एंड पॉइंट्स। तो एक ऐसी टोपोलॉजी जो मल्टीपल आपको कनेक्शन देती है, जैसे मान लेते हैं एक तार है, इस तार के थ्रू आपने क्या किया, चार कंप्यूटर को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। चार कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, चार कंप्यूटर इसी तार के थ्रू क्या कर रहे हैं, अपना इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि उन्होंने, उस तार ने क्या दिया हमें, मल्टी पॉइंट कनेक्शन हमें दिया। और ये क्या एक तरीके से नॉन रोबस्ट टोपोलॉजी है ना, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि इतनी रिलायबल नहीं है। क्योंकि अगर ये जो सेंटर की जो तार है, अगर आप देख रहे हो जो बीच की जो तार है, अगर ये तार मान लेते हैं किसी भी वजह से क्या होगी, ख़राब होगी, तो जैसे ये तार ख़राब होगी तो जितने भी कंप्यूटर इसके साथ लगे होंगे, कौन कौन से कंप्यूटर लगे हैं, ये वाला कंप्यूटर लगा है, 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 तो इन किसी में भी जो इंटरनेट है या फिर जो कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो कनेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। कब, जब हमारे पास जो सेंट्रल जो वायर है या फिर केबल है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास एक तरीके से फेल हो जाएगी, है ना। फेल बोल लो या फिर आप उसको क्रैश बोल लो। तो यहाँ पे क्या कौन सा बन जाएगा, ए आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो ये आपके पास किसका क्वेश्चन पूछा गया था, आपके पास नेटवर्किंग का ये क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ नेटवर्किंग डिवाइस। तो कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं होता है, देखो गेटवे हमारे पास होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। गेटवे क्या काम करता है, तो गेटवे सर हमारे पास एक ऐसा हार्डवेयर होता है जो बेसिकली अगर आपको कोई रास्ता देना है किसी नेटवर्क में जाने का, तो वो रास्ता कौन देता है आपको, गेटवे वो प्रोवाइड करता है। वैसे ही हमारे पास जैसे फायरवॉल दे रखा है ना, तो फायरवॉल भी किसका एग्जांपल आ जाता है, नेटवर्किंग डिवाइस का। फायरवॉल क्या करता है, कोई भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, इन्फॉर्मेशन कैसे आती है नेटवर्क में, पैकेट के फॉर्म में आती है। तो कौन से पैकेट हैं जिसको मुझे आगे भेजना है और कौन से पैकेट हैं जिसको मुझे ब्लॉक करना है, तो वो काम कौन करता है, फायरवॉल करता है। तो इससे क्या होता है हमारे पास, अनऑथराइज्ड, कि जिसको हमने ऑथराइज नहीं किया हुआ है, अनऑथराइज जो भी इंफॉर्मेशन होती है या फिर जो भी पैकेट्स होते हैं, उसको क्या कर दिया जाता है, ड्रॉप कर दिया जाता है। ड्रॉप, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो उनको आगे भेजा ही नहीं जाता है ना। तो उनको क्या किया जाए, ड्रॉप या फिर कैंसल्ड आउट किया जाता है। तो आप ये नोट कर सकते हो, ये हमारे पास फायरवॉल होते हैं। फायरवॉल हमें पता है दो टाइप्स के होते हैं, एक हार्डवेयर के थ्रू हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फायरवॉल को, द सेकंड हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर हम क्या करते हैं, फायरवॉल को इम्प्लीमेंट करते हैं। हार्डवेयर में जैसे आपको पता है, जैसे आप अलग अलग कंपनीज़ की बात कर लेते हैं, जैसे आपका वॉच गार्ड के फायरवॉल आ जाते हैं,
अगर किसी ने यूज़ किया होगा, है ना, यूज़ तो बेसिकली जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फिर बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना, वही हार्डवेयर फायरवॉल का यूज़ करते हैं। वॉच गार्ड आ जाता है। वैसे इसी के अलावा हमारे पास काफ़ी और कंपनीज होती हैं, है ना, जैसे अल्काटेल वगैरह कंपनीज होती हैं, तो वो भी अपने फायरवॉल वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं, है ना। तो अलग अलग कंपनीज क्या करती हैं, अलग अलग अपने फायरवॉल्स हमें क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। बाकी सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको पता है आप क्या करते हो, फायरवॉल इंप्लीमेंट करते हो। कैसे करते हो, जैसे आप विंडोज़, जो विंडोज़ 10 भी यूज़ कर रहे हैं तो उनको पता है कि वहाँ पे विंडो डिफेंडर यूज़ किया जाता है। तो डिफेंडर के अंदर एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जो आपका सर जो आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप यूज़ कर रहे हो, या फिर कौन सी इंफॉर्मेशन आप भेजोगे, या फिर कौन सी इंफॉर्मेशन आप रिसीव करोगे, उसको आप एक तरीके से सेट कर सकते हो वहाँ पे। तो उस टाइम पे जो डिफेंडर होता है, तो डिफेंडर क्या काम करता है, आपको जो पैकेट्स होता है उसको फ़िल्टर करने का वो काम करता है। तो जो पैकेट फ़िल्टर करेगा, या फिर जो आपकी डिज़ायर्ड इनकमिंग पैकेट्स हैं उनको लेकर आने का काम करेगा, तो वो किसके एग्जांपल आ जाते हैं, हमारे पास फायरवॉल के एग्जांपल आ जाते हैं। तो एज़ पर क्वेश्चन आपके पास कौन सा बन जाएगा, थर्ड आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि लिनक्स क्या आपके पास, सर लिनक्स हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कौन से होते हैं, जो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। या फिर सिंपली बोलूँ कि जो आपके पास हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर को अगर आपको चलाना होगा, तो हार्डवेयर को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, मुझे सर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। और ऑपरेटिंग सिस्टम किस कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर में हम रखते हैं, तो इसको हम सर सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। The next question is the fill in the blank refer to a physical and logical arrangement of node and connections in a computer network which governs how data flow between devices. बेसिकली एक हमारे पास से क्या होता है, फिजिकल या फिर लॉजिकल अरेंजमेंट होती है किसकी, नोड्स की। और नोड मैंने आपको बताया था कि जो भी डिवाइस नेटवर्क में कनेक्टेड है, ठीक है, नेटवर्क में है, सिंपल मैं बोलूँ कि जो डिवाइस नेटवर्क में है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोल देते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे कंप्यूटर या फिर ऐसे जो डिवाइसेस हैं जो क्या हो रहे हैं, फिजिकली एंड लॉजिकली उनको हमने अरेंज किया हुआ है, कैसे, कनेक्शंस इन अ कंप्यूटर नेटवर्क विच गवर्न हाउ डाटा फ्लो बिटवीन डिवाइसेस, कि कैसे डाटा एक दूसरे डिवाइस के बीच में जाएगा। तो एक दूसरे डिवाइस के बीच में जो डाटा जाएगा उसको हम क्या बोल देते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी हम बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फर्स्ट हमारे पास राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि जो हमारे पास फिजिकल या फिर लॉजिकल अरेंजमेंट्स होती हैं वो हम अलग अलग टाइप्स की पढ़ते हैं। कौन कौन सी पढ़ते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर देख लिया, हमने कौन सी देखी थी, बस टोपोलॉजी हमने ऊपर देखी थी। इसके अलावा आप कौन सी पढ़ते हो, स्टार टोपोलॉजी पढ़ते हो। इसके अलावा आप रिंग पढ़ लेते हो, रिंग टोपोलॉजी पढ़ लेते हो, है ना। इसके अलावा आप मैश टोपोलॉजी आती है एक, उसको पढ़ लेते हो। देन आप हाइब्रिड पढ़ लेते हो, है ना, हाइब्रिड आपके पास आ जाता है। या फिर हाइब्रिड की जगह उसको ट्री भी कई बार बोल दिया जाता है, तो ट्री टोपोलॉजी भी आप पढ़ते हो। तो अलग अलग टाइप्स की क्या करते हो आप, टोपोलॉजीज़ कहाँ पे पढ़ते हो, जब आप नेटवर्किंग के बारे में बात करते हो। बेसिकली ये क्या है, एक फिजिकल या फिर लॉजिकल अरेंजमेंट, कि आप जो अपने नेटवर्क डिवाइसेस से नेटवर्क बनाएंगे तो वो नेटवर्क कैसे बनाएंगे, है ना, वो तरीके होते हैं ये। ओके, देन आज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ही है। इसके आगे भी वैसे काफ़ी क्वेश्चन है तो उनको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन डिसएडवांटेज ऑफ ए लेज़र प्रिंटर। देखो लेज़र प्रिंटर की डिसएडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज यही है कि बेसिकली ये हमें ना, जब हम प्रिंट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, प्रिंट तो हमें अच्छा देता है, मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी देता है। इसकी जो क्वालिटी होती है ना प्रिंट की, वो टॉप नॉच होती है, टॉप नॉच होती है। पर देखो जो प्रिंटर हमें टॉप नॉच क्वालिटी देगा उसमें क्या कमी होती है कि वो क्या होगी, कॉस्टली होगी, महंगी होगी, बस यही इसकी कमी है। तो क्या बन जाएगा, इट इज़ वेरी कॉस्टली। यहाँ पे क्या बन जाएगा, फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं नॉर्मल, क्योंकि अगर हम, मैंने आपको ये चीज़ बताई ही थी कि जब आप प्रिंटर पढ़ते हो तो उसको आप दो पार्ट्स में बाइफिकेट करते हो, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। तो हमें पता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, तीन डिवाइसेस पढ़ते हैं मेजर। कौन कौन से, एक हम पढ़ लेते हैं इंकजेट, सेकंड हम पढ़ लेते हैं थर्मल, देन हम पढ़ लेते हैं हमारा यह लेज़र प्रिंटर। तो तीन टाइप में हम क्या करते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को बाइफ्रिकेट करते हैं। तो इसी में ये जो हमारे पास इंकजेट और थर्मल होती है वो हमें एक तरीके से सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर से। ओके, पर जो इस लेज़र प्रिंटर की क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है सबसे।
ये डिफरेंस होता है। ऑब्वियसली सिंपल अगर कॉमनली बात करूँ, जैसे आप मोबाइल की बात कर लेते हो, जैसे आप मार्केट में मोबाइल लेने जाओगे तो जो आपको शॉपकीपर होगा वो बोलेगा कि ये जो डिवाइस है ये इसकी सारी चीज़ें टॉप नॉच है, बड़ी अच्छी हैं। पर आप बोलेंगे ये तो बहुत महंगा है ना। ऑब्वियसली वही चीज़ आती है, जो चीज़ महंगी होती है उसकी क्वालिटी भी क्या होती है, एक तरीके से अच्छी होती है। बस सिंपल सा वही फंडा होता है। तो वही उसकी क्या बन जाती है, डिसएडवांटेज बन जाती है, क्योंकि मैक्सिमम बंदे उसको परचेज़ ही नहीं कर पाते हैं, है ना? तो वही क्या बन जाती है, उसकी डिसएडवांटेज यहाँ पे बन जाती है। तो ऐसे करके आपने ये सारी चीज़ें थी उसको अंडरस्टैंड कर लिया। बाकी इसके अलावा आपको और कोई डाउट या आपके मन में कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी जो आपके क्लासमेट है या फिर जो भी आपके कोलीग्स हैं तो उनको काइंडली चैनल वगैरह के बारे में शेयर कर दिया करो, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं, हमारी टीम होती है वो काफ़ी मेहनत करती है। क्वेश्चन जैसे कोई भी बच्चों के आते हैं उनको देखती है, अगर वो पहले से बन गए हैं क्वेश्चन तो उनकी रिपीटेड वीडियो नहीं बनाते हैं। जो भी यूनिक क्वेश्चंस लगते हैं उनको तो वो उसके लिए अलग से उनको टाइप करके, उनको एडिट करके, सब चीज़ें करके हमें प्रोवाइड करते हैं, है ना? तो उनकी भी एफ़र्ट लगते हैं। तो जो भी हैं, जो भी आपके कोलीग्स वगैरह हैं, तो काइंडली आप उनके साथ भी चैनल वगैरह को शेयर करो। और अपने जो पॉइंट्स आते हैं कि कैसे आपको क्लासेस लग रही हैं, तो उसके बारे में नीचे कमेंट कर दिया करो। बाकी जो आपको होमवर्क दिया जाता है रेगुलरली, है ना? कई बच्चे हैं वो रेगुलरली अटेंड करते हैं और कई बच्चे उसको अटेंड नहीं करते हैं, देख लेते हैं। पर आपका एक तरीके से जो बच्चे देख के ना कमेंट नहीं करते हैं, उनको तो स्पेशली यही बोलना है कि आपने क्या करना है, आपने जो भी क्वेश्चन दिया जाता है ना उसको आपने कॉपी पे नोट करके इसको ढूंढना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो क्वेश्चन टीचर ऐसे पूछ लेते हैं तो वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और जो कमेंट कर रहे हैं ना बच्चे, उनका तो प्लस पॉइंट ये हो रहता है कि उनको रिवीजन होती है, प्लस उनके नोट्स में एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड ऑन होते रहते हैं। ऑब्वियसली कई बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से पहले से भी कोई तैयारी कर रहे होते हैं, पर जो बच्चे एक्चुअल में सिंसियर होकर पढ़ रहे होते हैं तो वो काफ़ी कम होते हैं, और आपको उन्हीं कम बच्चों की कैटेगरी में आना है ना? बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी तैयारी कर सकते हैं। उनको बोल देना कि ऐसे-ऐसे करके चैनल है, कॉम्प एजुकेटर करके चैनल है, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे डेली कोई ना कोई जो एक्स्ट्रा या फिर कोई ना कोई यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, एक्स्ट्रा तो नहीं बोल सकता हूँ, जो यूनिक क्वेश्चन होते हैं, जो लेटेस्ट पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी पेपर हो, एक्स वाई जेड कोई भी पेपर हो। अगर किसी स्टूडेंट ने हमें शेयर किया है, तो वो क्वेश्चन हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। बाकी जो पहले क्वेश्चन हमने कर लिए हुए हैं, तो अगर उनको नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आपने वो प्लेलिस्ट देख लेनी है कि वो क्वेश्चन हमने प्लेलिस्ट में करवा दिए होंगे। तभी उन्हों जो टीम है उसने उसको क्वेश्चंस को ऐड नहीं किया होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि कई बच्चे बोलेंगे कि सर हमने आपको पेपर भेजा है और आपने उसको सॉल्व नहीं किया। क्योंकि एक्चुअल में जो हमारी टीम होती है उसने उसको चेक कर लिया होगा कि ये इसकी जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो ये पेपर है वो ऑलरेडी सॉल्व करवाया जा चुका है। तभी जो होता है कि उस पेपर को नहीं यहाँ पे करवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी होती है ना। बाकी देखो कई बच्चे बोल रहे थे कि सर हमें जो जूनियर इंजीनियर है ना, जेई शायद सिविल का ही था, है ना? जेई सिविल का काफ़ी डिमांड आ रही थी कि सर आई थिंक कुछ पोस्ट कोड बताया था, 16 करके पोस्ट कोड था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उनकी डिमांड आ रही थी, मतलब 10-12 शायद बच्चे थे, वो बोले कि सर हमें उसकी टेस्ट सीरीज़ बना के आप, मतलब जो भी टीचर्स वगैरह हैं, जो भी रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, जो सिविल से ब्रांच से बिलोंग करते हैं, तो काइंडली उनको बोल दिया कि हमारे लिए टेस्ट सीरीज़ बना दें। तो उसके लिए मैंने आगे बोल दिया है टीचर्स को, टीम को बोल दिया है कि जो बच्चों की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट सीरीज़ बना दो। तो जो भी आपके आसपास जो बच्चे होंगे जो जेई सिविल की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको आप बोल सकते हो कि इस चैनल पे ना शायद 1 या 2 दिन के अंदर हम जो इकट्ठी टेस्ट सीरीज़ है उसको लॉन्च कर देंगे, क्योंकि टीचर्स को मैंने बोल दिया है और टीम है वो भी काम पे लगी हुई है उन क्वेश्चंस को सर्वर पे डालने के लिए ना। बाकी डेवलपर को भी आगे बोल दिया गया है, ताकि जब ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो जो ये बच्चे हैं जो काफ़ी डिमांड कर रहे थे उनको टोटली 10 सेट्स पूरे के पूरे वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, है ना। बाकी डिपेंड करता है कि वो टीचर्स वगैरह कैसी मतलब हैंडलिंग करते हैं, क्या चीज़ें करते हैं, वो बाकी सारा उनका पार्ट रहेगा। बस मेरा पार्ट इतना ही है भाई, ताकि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए कि जो बच्चों की मेल्स आ रही थी ना, तो मेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना उनको ज़रूरी हो जाता है। बाकी हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। बाकी इसके अलावा कोई डाउट या कुछ रहता हो तो वो आप नीचे मुझसे कमेंट करके पूछ